और यूपी विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दोनों ओर जो गांव थे उनको संपर्क मार्ग तक बना करके देने का काम नहीं किया गया था, लेकिन उसी दिन वापस आने के बाद यह 7 मीटर या इससे अधिक चौड़े उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सड़कें रही, उन सड़कों तक आने के लिए गांव के लोगों को 5 किलोमीटर अंदर तक के माननीय अध्यक्ष जी हमने संपर्क मार्ग बनाने का काम किया है। और भी कई योजनाओं के माध्यम से हम तहसील को ब्लॉक से जोड़ना, जिला मुख्यालय भी तहसील से जुड़े, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य मार्गों की संख्या बढ़े, इस दृष्टि से सड़कों के मामले में हमने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश सड़कों की दृष्टि से भी, जैसे हर दृष्टि से सर्वोत्तम प्रदेश है, वैसे उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से भी सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसका हमने प्रयास किया है। और माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उसका जवाब मैंने आपको दिया। जी माननीय सप्लीमेंट्री। अब क्या बचा वर्मा जी? माननीय अध्यक्ष जी, आपने 250 या उससे अधिक आबादी के जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारा आपको लेकर एक आग्रह है, यहाँ भी थोड़ा भेदभाव हो रहा है। आप आबादी के अवरोही क्रम में 250 के ऊपर की आबादी को सेंक्शन दे दें। मेरे सीतापुर जनपद में मेरे विधानसभा आपने स्वीकृतियां नहीं की, जिनकी 250 के ऊपर आबादी है, शेष में आपने कर दी। तो हमारा जब आप एक टारगेट लेकर चल रहे 250 ऊपर, तो आबादी के अवरोही क्रम में पूरे प्रदेश में जहां पर हो उनको आप स्वीकृत कर दीजिए। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और उनको बड़ा अनुभव भी है, लेकिन हमने यह बात बताई थी कि हम तो चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी सड़कें स्वीकृत कर दें, सारी बन जाए, लेकिन वो वित्तीय संसाधन की सीमा होती है। लेकिन हमने प्रयास किया है और मैं आपको विवरण आप जनपद का भी, आपके विधानसभा क्षेत्र का भी मैं आपको भिजवा दूंगा। और मुझे लगता है कि आपको पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल के अंतर को देख करके बहुत संतुष्टि होगी, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ब्रजेश कठेरिया जी, ब्रजेश कठेरिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रश्न संख्या 10। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माननीय सदस्य का सवाल जो पिछला सवाल था उसी से संबंधित है, प्रदेश में 34,651 बसावटों को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250। हाँ, तो उत्तर तो आ गया इसमें, सेम है ये है। उत्तर पहले आ गया। कोई सवाल पूरा पता करें कठेरिया जी, उत्तर पूरा पढ़ दूं मैं? क्या हुआ? अरे उत्तर तो पढ़ने पड़ेगा। चलिए, काहे हो गया भाई? अरे उत्तर पढ़ेंगे पूरा ना। चलिए, प्रदेश में 34, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 34,651 बसावटों को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है। वर्तमान में वर्ष 2013 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी की 9,783 अनजुड़ी बसावटों राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए के सापेक्ष 2,107 ग्रामों को जोड़ने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है। उपरोक्ता अनुसार अब प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना उत्तर तो उस पर आ गया विस्तार से। नहीं, एक सप्लीमेंट्री पूछना था। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते कि हम लोग साथ क्षेत्र में जाते हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि, बहुत सारे गांव मानते हैं कि उनकी बसावट 2002-2011 में कम थी, लेकिन आज हम सभी जब प्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं और आज उनकी संख्या ज्यादा हो गई है, तो निश्चित रूप से हमसे सभी लोगों से वो प्रश्न करते हैं और ये आंकड़े गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं, जबकि कम आंकड़ों से होता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नियमों में कुछ शिथिलता बरत के और कम से कम वो गांव जो आज संख्या में ज्यादा हो गए हों उन्हें जोड़ दिया जाए, पहला। और दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ जनपद मैनपुरी में 2 से 50 की आबादी वाले गांव लगभग सब जुड़ चुके हैं, तो कम से कम अब जब उसके बाद के लिए कम से कम मेरे जनपद से और प्रस्ताव मांग लिए जाए जो 2 से 50 से कम तक किए जाए। और तीसरा माननीय मंत्री जी, हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं साहब,
तो मैं अनुरोध करूंगा, मेरे जनपद के बहुत सारे एस्टीमेट रिपेयरिंग वाले, शुद्धिकरण वाले शासन में पड़े हैं, तो कम से कम उनकी तो स्वीकृति आप तो प्रशंसा कर रहे हैं, अब सवाल क्या बचा? मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करता हूं। 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से जितने भी गांव आप उसको स्वीकार किए, हमारा प्रयास है कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, सभी माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्र को सड़कों के आधार पर कोई शिकायत न हो। धन्यवाद। श्री जवाहरलाल जी, सहकारिता मंत्री जी। जनपद झांसी में एक शिकायत सहकारी कृषि समिति जौरा नंबर 1 से संबंधित प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच में समिति की भूमि पर अवैध कब्जा संबंधी बिंदु सही नहीं पाया गया। प्रश्न ही नहीं उठता। जानकारी चाहता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन कराकर और जो जमीन उनके नाम है, और एक हमारे यहाँ झांसी जनपद में भी जौरा में जो सहकारी समिति है, उस पर भी आज भी दमंग लोग कब्जा किए हुए। हो सकता पिछली सरकारों में उन्होंने किस तरह से उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर, और आज भी 20 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर ऐसी तमाम समितियां प्रदेश भर में हैं। तो उनके आय व्यय का अपन चाह रहे थे कि उनका जो 10 साल का लेखा जोखा है वो अगर प्रस्तुत हो जाए, माननीय मंत्री जी आश्वासन ये दे दें कि 10 वर्ष का जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो मिल जाए, और दूसरा उन जो समितियों पे जमीनों पे कब्जा किए वो कब्जा मुक्त हो जाए, और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को ये बताना चाहता हूं, जिस समिति का उन्होंने प्रश्न किया है, यह समिति रजिस्टर्ड है। इसका रजिस्टर्ड नंबर 672 है। 5 किता 20.262 हेक्टेयर जमीन है। यह सहकारी कृषि समिति निश्चित रूप से इसका चुनाव होता है, इसके आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आपने 10 साल का रिकॉर्ड मांगा है, मैं उस 10 साल का रिकॉर्ड भी मेरे पास है, लेकिन 10 साल का रिकॉर्ड आपको दूं उससे पहले मैं बता दूं, अभी 30/1/18 को ही इसका चुनाव संपन्न हुआ है, और उसमें इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती रानी देवी, समिति के उपाध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र कुमार, संचालक श्री देवेंद्र कुमार अनुसूचित, और सदस्य श्रीमती पुष्पा देवी, बालेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, शत्रुघ्न सिंह, मिथिला देवी, ऐसे 9 सदस्य। यह 51 सदस्यीय कमेटी है। यह सारे लोग ही उस पर काबिज है। जहां तक आप प्रश्न उठाते हैं, आपने 10 साल का कहा है, 10 साल का आय व्यय मेरे पास है। यदि आप अनुमति दें तो मैं 10 साल का पढ़ दूं या तो फिर इनको भेज दूं, जो आप बताएं। पढ़ते हैं। आप माननीय सदस्य को सब कागज उपलब्ध करा दीजिए। 2010-11 का आय व्यय का मैं विवरण बताता हूं। हो गया। आप माननीय सहकारिता मंत्री जी आपको सब कागज प्रपत्र उपलब्ध करा देंगे। हाँ, उसमें तैयार। और जब आप उनके पास जाएंगे तो चाय भी पिलाएंगे। फर्जी जो चल रही समितियां, उन्हें कैंसिल तो कर दे माननीय मंत्री जी। अब आपके साथ बैठ के बात हो जाएगी। मोहम्मद असलम, आपको कुछ पूछना है? पर्यावरण वन मंत्री। नहीं, वर्तमान में प्रदेश के वन निगम द्वारा संचालित विक्रय और लॉन्गिंग प्रभाग के किसी डिपो का समाप्त या विलय नहीं किया जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता। जी नहीं, वर्तमान में श्रावस्ती प्रभाग अस्तित्व में नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब से ये सत्र चालू हुआ है कोई ऐसा प्रश्न छूट नहीं रहा है। पता नहीं कौन सी आपने कृपा कर दिया है हम लोगों के ऊपर कि 12 नंबर पर भी मेरा प्रश्न आज लग गया, और इस समय मैं पूछने भी जा रहा हूं। 10 मिनट का टाइम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल भी प्रश्न आपके सारे हो गए थे और आज भी हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, हर स्थान पर क्षेत्रवाद, जातवाद बढ़ता जा रहा है। अधिकारी चाहे वन विभाग के हों या अन्य विभाग के हों, जो नियमानुसार गलत सोच का प्रतीक है। आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से मात्र 3 छोटे प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी,
कृपा पूर्वक बताने का कष्ट करें कि 15 वर्षों से सेल्स डिवीजन यानी बिक्री प्रभाग बहराइच की अपेक्षा श्रावस्ती जनपद में राजस्व वसूली अधिक थी। लकड़ी का भंडार बहराइच की तुलना में अधिक था। तब आपके वन निगम कॉर्पोरेशन के एमडी ने सेल्स डिवीजन श्रावस्ती को क्यों समाप्त किया? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर या आपके कहने पर या मैं गलती से बसपा का विधायक हो जाने पर ये सेल्स डिवीजन को आपने खारिज किया? नंबर 2, माननीय अध्यक्ष जी, नंबर दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि वन निगम तो इस समय आप किस दल में हैं? माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न है कि वन निगम कॉर्पोरेशन में स्टाफ की कमी के कारण क्या कॉर्पोरेशन समाप्ति के कगार पर है? नई भर्ती आप कब तक करा देंगे? नंबर तीसरा, अंतिम प्रश्न माननीय मंत्री जी से अंतिम प्रश्न कि बहराइच सेल्स डिवीजन को अब आप बहराइच से किसी और जनपद में ले जाने पर विचार कर रहे हैं क्या? अध्यक्ष जी ने पूछ लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था हमने उत्तर दे दिया है और माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा रही है, जो ने पूछा क्या यह सही है कि श्रावस्ती प्रभाग के कम भंडारण वाले बहराइच प्रभाग में विलय किया जा रहा है? एक वर्तमान में आपने पूछा है किया जा रहा है, क्योंकि जब श्रावस्ती आज अस्तित्व में ही नहीं है तो विलय करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी जो सवाल आपने पूछा है इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो मैं विस्तार से उसका जवाब दूंगा। ठीक। डिवीजन पहले 15 वर्षों से श्रावस्ती में चल रहा था और बहराइच और जनपद श्रावस्ती पूरे उत्तर प्रदेश में घना जंगल है, भंडार की कोई समस्या नहीं थी। तो आखिर 15 वर्षों से जो चल रहा था उसको बहराइच में क्यों ट्रांसफर किया गया? अब बहराइच से कहीं और तो नहीं ले जा रहे हैं माननीय मंत्री जी? केवल इतना बता दें बस। माननीय अध्यक्ष जी, वन निगम में प्रकाश की कमी या अधिकता के नाते प्रभागों का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है और ये 10 अगस्त 1916 में सरकार बनने के पहले जो गठित समिति ने जो निर्णय लिया था तब 2027 जुलाई 2017 में अस्तित्व में आया और इसके पीछे एक कारण था क्योंकि एक ही डिवीजन को हमने अस्तित्व नहीं खत्म किया है, विलय किया है। इस तरीके के प्रदेश में बहुत सारे हैं जहां पे प्रकाश की कमी पाई जाती है। हम तो कहते हैं अगर आप श्रावस्ती को चाहते हैं, उसके पीछे कारण एक तो श्रावस्ती में हमारा एक डिवीजन है, बहराइच में आप भी जानते हैं कि वहां पे 2 डिवीजन है और वहां पे कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। इसके नाते क्योंकि आज वहां से श्रावस्ती, बाकी जो डिपो का सवाल आपने किया है कि डिपो अब विलय किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है, एक भी डिपो जो वहां पे था जिनका ए और बी, वो डिपो यथावत बने हुए हैं। उसमें कटान में, ढुलाई में, वहां के लोकलों को रोजगार में कहीं कोई कमी नहीं है। केवल हम मितव्ययता के नाते प्रशासनिक आधार पर चूंकि करोड़ों रुपए की जो क्षति हो रही थी उस क्षति को बचाने के लिए श्रावस्ती का विलय बहराइच में कर दिया, जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छा तरीके से रहे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिन में श्रावस्ती भी हो तो अगर लकड़ी की अगर उत्पादकता वहां पे बढ़ेगी, जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद हम प्रति वर्ष प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, 5 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, इस साल हमने 30 करोड़ का लक्ष्य लिया है। अगर लगेगी, मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी को, सदस्य खुद ही प्लांटेशन बड़े पैमाने पर लगाए हैं और जिस दिन आपका प्लांटेशन बढ़ के तैयार हो जाएगा और परमिशन आप लेने आएंगे तो सरकारें आपको परमिशन भी देगी और अधिकता के नाते श्रावस्ती का हो सकता है अगर हमको उतनी लकड़ी मिल जाएगी तो फिर से पुनः चालू हो जाएगा। मंत्री जी ने जो कहा है
ये इस बात को जरूर नोट करा दिया जाए कि कभी अगर परमिशन लेने के लिए माननीय सदस्य अगर आपके पास आते हैं तो ये देने का तैयार है। ऐसा ना हो कि हमसे मुकर जाए। माननीय मंत्री जी, आप वचनबद्ध रहेंगे? अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने प्रदेश सरकार बनने के बाद किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए पहले किसान जो पेड़ और पन्नी लगाता था अपनी जमीन में, उसे काटने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने जो किसान अपने खेत में अपने मेड़ पे अगर पेड़ लगाएगा तो निश्चित रूप से बड़े हो जाने के बाद पेड़ जब काम लायक हो जाएगा तो उसकी परमिशन जो हम दे देते हैं। श्री आपको भी मिलेगी। आप श्री मनोज कुमार पारस जी, अब हो गया भाई, लंबा पूछ लिया आपने, वादा करा लिया उद्घाटन के लिए। श्री चेतराम जी हैं, श्री वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र यादव जी के प्रश्न का संख्या 15 माननीय सहकारिता मंत्री। जी नहीं, पैक्स सचिवों का कैडर गठित है एवं उनकी नियोक्ता जिला प्रशासनिक कमेटी है। वर्तमान समय में प्रदेश में प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां पैक्स में सचिव के सामान्य के 3890, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2036 एवं अनुसूचित वर्ग के 1634 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष सामान्य के 1116, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 1013 एवं अनुसूचित वर्ग के 280 सचिव कार्यरत हैं। आंकिक के पदों का सचिव की भांति कोई कैडर गठित नहीं है और यह पद अस्थानांतरणीय है। इनके नियोक्ता पैक्स की प्रबंध कमेटी होती है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की पैक्स में आंकिक का एक ही पद सृजित है। एकल पद होने के कारण नियमानुसार आरक्षण नहीं हो सकता। आंकिक के कुल 8072 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष सामान्य के 2543, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 2443 एवं अनुसूचित वर्ग के 341, कुल 5327 आंकिक कार्यरत हैं। एक मेरा व्यक्तिगत है, हमारी विधानसभा का गांव बोगना है, सहकारी समिति, उसमें सामान्य व्यक्ति का जो है काफ़ी दिनों से वो है और आरक्षण न होते हुए भी यहाँ पे जो है स्थानीय स्तर पर ही वहाँ नियुक्त किया गया। इसको व्यक्तिगत रूप से लिखवा लें। माननीय मंत्री जी को लिख कर दे दीजिए। व्यक्तिगत रूप से लिखवा लें। अगला है श्री असलम अली। नहीं है। श्री संजय प्रताप जायसवाल। श्री नरेश सैनी जी, माननीय गन्ना विकास मंत्री जी। दिनांक 17/2/2021 तक की स्थिति के अनुसार विदाई सत्र 19-20 के अंतर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य 35,898.64 करोड़ के सापेक्ष 35,098.36 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो 97.77% है। राज्य सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराए जाने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। अन्य अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री जी केवल दो ही छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जो 2019-20 का जो बकाया पेमेंट है वो कब तक करा देंगे, और जो कोर्ट ने भी और आपने भी वादा किया था 14 दिन के बाद उसका मैं ब्याज के भुगतान किया जाएगा, क्या उसमें सरकार क्या कर रही है? तीसरा, मंत्री जी 2020-21 का कितना भुगतान हुआ और कितना उसका बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, 19-20 का 35,898.64 करोड़ जो आज का आंकड़ा है, में से 35,217 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 98.10%। मात्र 680.65 करोड़ बकाया है। और मैं ये भी संज्ञान देना चाहता हूं कि योगी सरकार के द्वारा जिस प्रकार गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है, जिस प्रकार योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान के लिए कटिबद्ध है और जिस तरह योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए काम किया है,
उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश चाहे गन्ना भुगतान का विषय हो, चाहे चीनी के उत्पादन का विषय हो, चाहे गन्ने के रकबे का विषय हो, उसमें देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 बना हुआ है लगातार 3 वर्षों से। जहां तक माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया है, तो मैं ये जानकारी दे दूं कि यदि मैं योगी सरकार से पहले के 5 साल की बात करूं, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। यदि योगी सरकार से पहले के 5 साल की मैं बात करूं तो 5 साल में 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था हमारी सरकार से पहले। और यदि मैं इस सरकार के मात्र 4 साल की बात करूं, 4 साल में भी अभी 600 करोड़ और जुड़ना है, 1,24,193 करोड़ का भुगतान ये सरकार कर चुकी है, जो आजादी के बाद इतिहास का सर्वाधिक भुगतान है। हमने अब तक का सर्वाधिक भुगतान किया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि योगी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। किसानों के विकास के लिए, गन्ना किसानों के लिए, धान के किसानों के लिए, गेहूं के किसानों के लिए, आलू के किसानों के लिए इस सरकार के एजेंडे में किसान है। आप निश्चित रहे, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। आप घड़ी देखिए, घड़ी देखिए। आप घड़ी देखिए, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। अब हम नियम 300 की सूचनाएं ले रहे हैं। पहली सूचना सवाल तो घंटे खत्म हो गए। पहली सूचना लालजी वर्मा की है और उसी के साथ मनोज कुमार पारस। महत्वपूर्ण, वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहने लगे, तो वो घंटा जब समाप्त, तो प्रश्नों का समय समाप्त हो गया तो कैसे होगा? मनी वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 183 के अनुसार महामहिम राज्यपाल वित्तीय वर्ष का आय व्यय इस सदन में प्रस्तुत कराते हैं, जिसको वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मान्यवर, फिर अनुच्छेद 204 के अनुसार विनियोग विधेयक पास किया जाता है और ये पिछले 2021 का जो विनियोग विधेयक है, आपकी अध्यक्षता में बैठक में इसी सदन ने पास किया था। और उस बजट में मान्यवर अनुदान संख्या 13 के उपमद में उसके लेखा शीर्षक 4515 में विधायक निधि के अंतर्गत 1008 करोड़ और उसका जीएसटी चुकाने के लिए 201.60 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। मान्यवर, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।